हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके पहले की वीडियोस में मैंने आप अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पढ़ा दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसमें आपको देखना है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उनको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको क्या क्या अकाउंटिंग करना है, कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, वो सारा कुछ हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक बात, अगर आपने सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो इसके आगे की जो 3-4 चैप्टर्स है वो पूरा सेकंड चैप्टर पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यहाँ से, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले तो हम लोग रिकंस्टिट्यूशन के मतलब को समझेंगे। रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? कोई ऐसा पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसको हम लोग खत्म करके कोई नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। तो अगर ये सिचुएशन हुआ, मतलब कोई पहले से आपके पास कोई एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आप चेंज कर रहे हैं, पुराने को एंड करके, एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, पुराने को एंड करके कोई नया एग्रीमेंट को ला रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन। अब ये रिकंस्टिट्यूशन कब कब होगा इसको हम लोग देखेंगे, इसके थ्योरी को। तो यहाँ पे आपको 5 सिचुएशन मिलेगा जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है। क्लियर है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, मतलब परिस्थितियां। पहला, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो था अब न्यू ईयर से वो चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 पार्टनर है ए, बी और सी, इनका कोई रेशियो 2:1 था, अब ये चाहते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या हो, इक्वल हो। तो जब इधर से इधर चेंज आता है तो यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन होता है, एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है पुराने को खत्म करके। सेकेंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तब हमको एक नया पार्टनरशिप डेट बनाना पड़ता है। अगर न्यू पार्टनर फर्म में एंटर्ड करता है तो उस टाइम पे हमको पार्टनरशिप डेट एक नया बनाना पड़ता है, न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है। थर्ड, अगर कोई भी पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे भी हमको एक न्यू पार्टनरशिप डेट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग एग्रीमेंट भी कहते हैं, तो उसको पार्टनरशिप डेट कहते हैं। ठीक है। फोर्थ है डेथ ऑफ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, किसी का डेथ हो गया, सपोज कि ये पार्टनर का डेथ हो गया, तो रिमेनिंग जो पार्टनर होंगे उनके बीच में एक नया पार्टनरशिप डेट बनेगा, पुराना वाला पार्टनरशिप डेट खत्म हो जाएगा। फिर फिफ्थ में होता है अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमेलगमेशन का मतलब होता है विलय होना, मर्ज हो जाना, मिल जाना। दो पार्टनरशिप फर्म को मिला के एक पार्टनरशिप फर्म बना देते हैं तो वहां पे भी हम लोग एक नए पार्टनरशिप डिड को बनाते हैं। इस टॉपिक से आपको ये समझना होगा कि पुराने पार्टनरशिप डिड को कब कब हम खत्म करके न्यू पार्टनरशिप डिड बनाते हैं। तो 5 यहाँ पे है। एक तो जब पुराने पार्टनर चाहेंगे अपने रेशियो को चेंज करना, तब यहाँ पे पार्टनरशिप डिड न्यू बनेगा। कोई एडमिट हो रहा है, एडमिशन आ रहा है किसी पार्टनर का, तो यहाँ पे पार्टनरशिप डेट चेंज होगा। किसी का रिटायरमेंट हो रहा है तो पार्टनरशिप डेट चेंज हो गया होगा। और अगर किसी का डेथ हो रहा है तो भी पार्टनरशिप डेट चेंज होगा, पार्टनरशिप डेट बनेगा। और फिफ्थ में, दो इंडिविजुअल अलग अलग पार्टनरशिप फर्म में दोनों का मर्ज कर देते हैं तो पार्टनरशिप डेट एक नया बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? तो जब जब हम लोग पार्टनरशिप डिड को चेंज करेंगे तो हमें बेसिकली 5 एडजस्टमेंट वहाँ पे करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक होगा एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब ये क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं पता तो इसको बता देते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना, कोई चीज को सैक्रिफाइस करना, और गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, अब किसको करेगा त्याग, किसको करेगा प्राप्त, कौन सा चीज जो है हम जिसको त्याग करेंगे तो वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करना। एक बार कोई अपने प्रॉफिट के हिस्से को सैक्रिफाइस करता है तो कोई अपने प्रॉफिट के हिस्से में गेन करता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट का ही शेयर होगा। तो ये केस कब होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 पार्टनर है, ए बी सी। ठीक है, अगर सोचिए फर्म को
₹120 प्रॉफिट होता है फॉर एग्जांपल, तो ये लोग आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको मिलता है 40, इसको मिलता है 40 और इसको मिलता है 40। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरीके से होता है। लेकिन वो चाहते हैं किसी और को भी एडमिट करना, तो उसको अपने प्रॉफिट में से ये भी इक्वल पार्टनर होगा, ठीक है। इक्वल पार्टनर होगा तो मतलब सब में ये 120 अब बराबर बटने होंगे। तो ये क्या करेगा, अपने में से 10 माइनस करेगा, ये भी अपने में से 10 माइनस करेगा, ये भी अपने में से 10 माइनस करेगा। तो ये 30 जो है इसको मिलेगा और इनके भी 30-30 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए किसी के आने से कुछ पार्टनर अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं और कुछ पार्टनर यहाँ से गेन कर रहा है। तो एक कोई सैक्रिफाइस करता है तो कोई गेन करता है। तो यहाँ पे देखिए आने वाला पार्टनर जो अपकमिंग पार्टनर होगा वो गेन करेगा और एग्जिस्टिंग पार्टनर यहाँ पे सैक्रिफाइस करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। और एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी और डी, ये 4 पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट था 30, 30, 30, ठीक है। और अगर डी डेथ कर गया या रिटायर हो गया या छोड़ के फॉर्म चला गया तो इसका जो 30 हिस्सा है वो सब में बढ़ जाएगा। 10 इसको मिल जाएगा, 10 इसको मिल जाएगा, 10 इसको मिल जाएगा और ये इसको सैक्रिफाइस कर देगा, मतलब इसके पास 0 रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो डेथ करता है या रिटायर करता है तो ये सैक्रिफाइस करता है और एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है। तो ये 2 सिचुएशन आपको याद रखना होगा, बहुत आसान है। अगर कोई न्यू पार्टनर आता है, ठीक है, न्यू पार्टनर आता है तो ये गेन करता है, पुराने पार्टनर देखिए अपना हिस्सा त्याग कर रहे हैं तो ये सैक्रिफाइस करता है। और उल्टा इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो अपना पूरा शेयर दे देता है, त्याग कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये वहीं पे गेन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है तो पहला एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। इसके क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, सॉल्व करेंगे विथ फॉर्मूला, बहुत इजी है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग करना, इसमें भी फॉर्मूला है, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे। थर्ड में हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब हमारे पास कुछ रिजर्व्स रहता है, कुछ इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ पे जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो यहाँ पे चेक करना है कि रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अगर लॉस भी रहा, ठीक है, एंड लॉस भी, ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो भी वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ये एक न्यू अकाउंट है, इसको हम सिखाएंगे बनाना कि किस तरीके से बनता है। ये क्या होता है ना, इस अकाउंट में हम रीवैल्यूएट करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं फिर से किसका, एसेट्स और लाइबिलिटी का। तो ये फोर्थ में हमको ये भी बनाना होता है। और लास्ट फिफ्थ होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है। ये 5 पॉइंट, पांचों पॉइंट के ऊपर पूरा ये चैप्टर आपका बेस्ड है। कैसे क्या प्रैक्टिकल करना वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हम लोग पहले से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, क्लियर है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, one or more of the existing partners have to surrender some of their old share in favor of one or more of other partners। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस दौरान एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कुछ वैल्यू, कुछ शेयर्स को वो एक या बहुत लोगों के लिए सरेंडर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे रेशियो ही तो चेंज हो रहा है, पहले कुछ और रेशियो था, अब कुछ और रेशियो हो गया, तो पहले को हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो और अभी जो रेशियो बन के तैयार हुआ उसको बोलेंगे न्यू रेशियो। जब इन दोनों में हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो जो रेशियो अपने पास मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग का सेकंड पॉइंट देखते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन प्रॉफिट शेयर्स as a result of sacrificed profit shares by one or more partners of the firm। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जो कि किसी ने सैक्रिफाइस किया है प्रॉफिट के शेयर्स को और उसको जिसने गेन किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो, क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप याद इसको कैसे रखेंगे, ये है मेन पॉइंट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में
गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू नो, NO, मतलब नो पेन नो गेन। अगर गेन करना है तो नो को लगाइए, नो मतलब N फॉर न्यू, O फॉर ओल्ड। अगर एक याद रखेंगे तो उसका जस्ट ऑपोजिट याद हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग का जस्ट उल्टा होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू ऑन। सैक्रिफाइसिंग में ऑन याद रखिएगा और गेनिंग में नो याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आज का ये वीडियो थ्योरी सेशन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन समझा के सॉल्व करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट था एडजस्टमेंट में हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट करना, गुडविल का अकाउंटिंग करना। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये जान लेना होगा कि गुडविल क्या है। आप लोगों ने 11 में पढ़ा था गुडविल। गुडविल एक क्या होता है, गुड नेम होता है, गुड रेपुटेशन होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। तो कोई भी फर्म का ओनर्स बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत ईमानदारी से अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो उसके बिजनेस का डेफिनेटली एक गुड नेम होगा, मार्केट में एक रेपुटेशन होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। गुडविल की वजह से कोई भी फर्म प्रॉफिट को अर्न करता है। अगर आपका गुडविल अच्छा होगा तो आपके पुराने कस्टमर्स आपको खोजते हुए आपके शॉप में आएंगे और आपके सामान को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल का मीनिंग भी आपने 11 में पढ़ा था, ऐसा कोई वस्तु या चीज जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको इंटेंजिबल कहते हैं। और टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते उसको टेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। अब गुडविल, गुड नेम, किसी का आप छू नहीं सकते, वो फील कर सकते। तो गुडविल तो एक एसेट है, लेकिन कैसा एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट। इसका वैल्यूएशन हम करते हैं कि कितना वैल्यू हुआ है गुडविल का, इसको चेक करते हैं, तो ये एक वैल्यूएबल एसेट्स होता है। थर्ड, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अगर आपका गुडविल बहुत अच्छा है तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपका मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल हो सकता है आपके गुडविल की वजह से। फोर्थ में, इट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स टू कम फ्रिक्वेंटली। और गुडविल अगर अच्छा होगा तो कस्टमर्स आप ही के पास आएंगे, बार बार आपके प्रोडक्ट को ही परचेस करेंगे। फिफ्थ होता है, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम जब तक किसी के लिए पेमेंट नहीं करते या पैसा नहीं देते या पैसा नहीं मिलता है, उसका हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करते। इसको आपने 11 में ही पढ़ा था कि टर्म्स ऑफ मनी में जो भी रहेगा उसी का ही एंट्री करेंगे। हम गुडविल का वैल्यूएशन तभी कर पाएंगे जब पूरे बिजनेस को बेचा जाएगा, सोल्ड किया जाए। जब बेचते हैं तब गुडविल पता करते हैं कितना इस फर्म का गुडविल है। सिक्स पॉइंट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। और ये भी बहुत सही बात है कि एग्जैक्ट वैल्यू हम गुडविल का नहीं बता पाते हैं, ये हम एक अनुमान लगाते हैं कि हमारे कंपनी का गुडविल इतना है, और उसके साथ साथ हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं कुछ वेरियस मेथड्स के थ्रू। तो ये इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो आप इसका भी नोट्स बनाते हुए चलिए, ये शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, क्योंकि अकाउंटेंसी में आपका 70 to 80% प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहता है, 20% आपका थ्योरी रहता है, तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे सामने जो कि हमारे गुडविल को इफेक्ट करते हैं, मतलब गुडविल का वैल्यू बढ़ भी सकता है, गुडविल का वैल्यू घट भी सकता है, ठीक है। पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का लोकेशन बहुत अच्छा है, एकदम पूरे मार्केट में आप हैं, बीचों बीच में, तो आपका गुडविल बहुत अच्छा हो सकता है। वही अगर आप बैकवर्ड एरिया में हैं, कहीं पे आपको कोई जानता ही नहीं है, आपके शॉप को नहीं जानता, तो आपके बिजनेस का गुडविल उतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है आपका लोकेशन। लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका गुडविल का वैल्यूएशन होता है। सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। किसी फर्म में अगर मैनेजमेंट बहुत इफिशियंट हुआ, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करके बिजनेस को रन किया जा रहा है, तो गुडविल ऑटोमेटिकली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और वहीं पे अगर इफिशियंट मैनेजमेंट नहीं है तो गुडविल आपका नो डाउट डाउन होता जाएगा, खराब होता जाएगा। थर्ड है लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्गिविटी का मतलब पुराना, जितना पुराना आपका बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा आपके बिजनेस का गुडविल होगा, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स।
अब आप कैसे गुड्स को बेच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ गुड्स, कि गुड्स जो आप बेच रहे हैं वो किस टाइप का गुड्स है। रेगुलर बेसिस वाला जो डे टू डे वाला गुड्स बेच रहे हैं कि फैंसी आइटम बेच रहे हैं जिसका कम यूज होता। तो जो जैसे किराने का आइटम रोज बिकेगा तो उसका गुडविल ज़्यादा होगा, और जो फैंसी आइटम है उसका गुडविल कम होगा क्योंकि लोग वहाँ पे फ्रिक्वेंटली ही जाएंगे, लेकिन किराने वाले दुकान में लोग रोज जाते, रेगुलर जाते। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपके गुडविल का वैल्यूएशन। यहाँ पे आपके गुडविल का वैल्यू डिपेंड करता है कि आप कौन सा गुड्स सेल कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ यूज करने वाला गुड्स बेच रहे हैं कि लग्जरी आइटम को बेच रहे हैं। फिफ्थ है पोजीशंस ऑफ लाइसेंस, अगर आप कोई भी सामान बेच रहे हैं जिसमें लाइसेंस का ज़रूरत है और आप लाइसेंस लेके अगर उसको सेल करेंगे तो आपके गुडविल का वैल्यू नो डाउट वो इंक्रीज ही होगा। अगर आप विदाउट लाइसेंस बेच रहे हैं तो आपके गुडविल का वैल्यू कम होगा। ठीक है, अब सिक्स नंबर पे मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है अकेला, पूरे मार्केट में इकलौता आप ही का ही सिर्फ एक फर्म है जो कि गुड्स में डील करता है और कोई नहीं करता, तो उस टाइम पे आपका गुडविल हाई पिक पे होगा और आपको बहुत सारे राइट्स मिलेंगे। आप ही उस प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करेंगे, विच मीन्स कि आप एक प्राइस मेकर बन जाएंगे, तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स मिलते हैं। रिस्क इन्वॉल्व, जितना रिस्क हाई रहेगा उसका गुडविल कम रहता है, और जिसमें रिस्क कम रहेगा उसका गुडविल ज़्यादा होता है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, अगर आपका प्रॉफिट ऐसा जा रहा है मतलब हर साल बढ़ रहा है, तो इससे भी आपका गुडविल देखा जा सकता है। इस कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा है क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। और वही अगर आपका प्रॉफिट का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आएगा तो गुडविल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट के ट्रेंड को चेक किया जाता है। फ्यूचर कंपटीशन, तो देखिए जब फ्यूचर में आपके कंपटीशन बढ़ जाएंगे तो आपका गुडविल डाउन हो जाएगा और फ्यूचर में कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, लाइक मोनोपोली वाला कोई कंपटीशन नहीं, आप अकेले हैं, तो आपका गुडविल जो है उसका आपके गुडविल का वैल्यू हाई होगा। कैपिटल रिक्वायर्ड, जितना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड, अब आपका बिजनेस कैसा है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको कैपिटल ज़्यादा लगेगा, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैपिटल कम लगेगा। तो इस बेसिस पे भी आपके गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स है। ये 10 पॉइंट्स ऐसे फैक्टर्स है जो कि गुडविल के वैल्यू को इफेक्ट पहुंचाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल दो टाइप का होता है, एक परचेस गुडविल होता है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। परचेस गुडविल वो गुडविल होता है जिसके लिए हम पे करते हैं, मतलब जब किसी के बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके गुडविल का भी वैल्यूएशन किया जाता है, उसके लिए भी हम पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं परचेस गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसा गुडविल होता है जिसको हम खरीदते नहीं, अपने खुद के कड़ी मेहनत से, अपने खुद के कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से हम गुडविल को अर्न करते हैं, उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल के नाम से जाना जाता है। तो इनके बीच का अगर डिफरेंस देख लें तो ये हमें आसानी से याद हो सकता है। पहला है इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, जब आप बिजनेस को खरीदेंगे तो ऐसा गुडविल आपको देखने को मिलेगा। और इसमें पॉइंट इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये इंटरनली जनरेट होता है, मतलब ये बाहर वाला कोई नहीं जानता है, आपके कंपनी के अंदर ही ये चीज़ होगा, फर्म के अंदर ही होगा, और इसमें एक लॉन्ग पीरियड लगता है, एक समय लगता है तब जाके आपका एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, और इस वाले को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, गुडविल का एंट्री करेंगे क्योंकि इसके लिए हमने पेमेंट किया है, लेकिन इसका हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने किसी को कोई पेमेंट ही नहीं किया है। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉस्ट या अमाउंट नहीं लिखते, इसका कोई एंट्री ही नहीं होता है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, इसको बैलेंस शीट में हम लोग दिखाएंगे, कैसे एसेट्स में, इनटेंजिबल एसेट्स के तौर पे हम दिखाएंगे। और इसको अगर हम इसकी एंट्री ही नहीं किए तो इसका हम लोग बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे ही नहीं। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते हैं। फोर्थ है इट इज amortized एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। अब amortize का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है, जैसे फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट्स को दो टाइप में बांटे, टेंजिबल, इनटेंजिबल।
टेंजिबल एसेट्स अगर रिड्यूस होता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती है, तो उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ करते हैं। सेम एज अगर वही इनटेंजिबल एसेट्स का कोई भी कैपेसिटी या उसका वैल्यू घट रहा है तो उसको अमोर्टाइज कहते हैं। तो ये वाला गुडविल उसके वैल्यू में भी डिक्रीज हो सकता है, उसको अमोर्टाइज कहते हैं। लेकिन ये उसका इकोनॉमिक लाइफ होता है, उसका कुछ ना कुछ तो पैसा होगा, गुडविल कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये था इसका डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट करते, कितने मेथड से करते हैं। तो आज सिर्फ आपको मेथड बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करके समझाऊंगी। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का दो तरीका होता है, एक सिंपल एवरेज होता है और दूसरा वेटेड एवरेज मेथड होता है। तो सिंपल एवरेज मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल का, तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपको 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट गिवन होगा, सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये क्या होता है, ये होता है अगर हमने किसी के गुडविल को परचेज किया है तो उसका इफेक्ट कम से कम हमारे बिजनेस में भी 1 2 साल 3 साल 4 साल तक तो बना ही रहेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस गिवन रहता है, आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो जिसके हेल्प से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और गुडविल का वैल्यू निकाल देंगे। इसमें भी छोटे मोटे बहुत सारे एडजस्टमेंट है, जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो उसमें आपको एडजस्टमेंट सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है एवरेज मेथड में दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास प्रॉफिट दिया होगा 5 साल का, तो हर साल के प्रॉफिट में जैसे 1 2 3 4 5 ये आपके प्रोडक्ट माने जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट के साथ। सपोज कि इस साल में आपका 70,000 प्रॉफिट था, तो 1 को 70 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला जाएगा। इस साल में 80,000 था, तो 2 को 80 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो सारे को इस तरीके से प्रॉफिट को उसके ईयर से मल्टीप्लाई करके और वो जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको टोटल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स के जो प्रोडक्ट निकलेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और जितने वेट है, कितने वेट है, सारे वेट को जोड़ देंगे। टोटल वेटेड को हम लोग जोड़ लेंगे, 15 हो जाएगा तो नीचे 15 लिखेंगे। तो जो भी आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल निकल के आ जाएगा। ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब इस मेथड के लिमिटेशन को देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें पहला लिमिटेशन हो जाएगा नो कॉन्क्रीट बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग द नंबर्स ऑफ पास्ट ईयर। यहाँ पे पास्ट ईयर का जो भी बेस ले रहे हैं उसमें से पास्ट ईयर का बेस नहीं ले रहे हैं, हम लोग एवरेज ले ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पिछले साल मेरे प्रॉफिट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज ले ले रहे हैं। 3 4 साल का 5 साल का एवरेज लेके हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाए। नेक्स्ट जो भी हमारे प्रीवियस पास्ट ईयर में हुआ उसको हम छोड़ दे रहे हैं। सेकेंड लिमिटेशन हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ प्रॉफिट आर बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड। जो हम बताए ना कि किसी के भी गुडविल को हम खरीदते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ साल तक तो बना रहता है, ये हम अनुमान लगाते हैं, ये एग्जैक्टली नहीं होता है। थर्ड होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इग्नोर्ड। इसमें दिखाता ही नहीं कि कितना कैपिटल लगाया गया और उस कैपिटल की वजह से क्या गुडविल का वैल्यू होगा, इसको टोटली यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। और फोर्थ है सुपर प्रॉफिट आर इग्नोर। सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। आज का वीडियो यहीं तक है। इसके आगे की वीडियो में पहले मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी, देन फिर आगे की थ्योरी को पढ़ाऊंगी। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कुछ भी नया अपडेशन होगा, नया टॉपिक होगा, आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।